आज की चर्चा में गोता लगाते हैं प्राचीन भारत के उस साम्राज्य में जिसने आप कह सकते हैं उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल दिया, मौर्य साम्राज्य। खासतौर पर नजर रहेगी इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य पर। हाँ बिल्कुल, ये जोड़ी तो कमाल की थी। हमारे पास जानकारी के लिए देखिए विकिपीडिया के लेख हैं, टेक्स्ट बुक के नोट्स भी हैं जो प्रशासन की बारीकियां बताते हैं। और वो मौर्य नक्शों पर एक रेडिट बहस भी है, वो भी दिलचस्प है। सही कहा। तो हमारा मकसद है इन सबसे मौर्यों के उदय, उनके शासन के तरीके, चाणक्य की नीतियां और आखिरकार इस विशाल साम्राज्य के अंत की सबसे खास बातें निकालना। चलिए पता लगाते हैं फिर। तो शुरू करते हैं कहानी के हीरो से, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे ये? इनके बचपन और खानदान को लेकर तो वो काफी अलग अलग किस्से हैं। हाँ, बहुत है। मतलब कुछ स्रोत जैसे पुराण और बौद्ध ग्रंथ उन्हें पिपलिवन के क्षत्रिय राजा का बेटा बताते हैं। लेकिन फिर वो यूनानी इतिहासकार जस्टिन है, वो तो कहते हैं कि वो सामान्य कुल से थे। बिल्कुल। और जैन कहानियां उन्हें मोर पालने वालों के गांव से जोड़ती है। अच्छा। हाँ, और वो संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस उन्हें वृषल कहता है, जिसका एक मतलब श्रेष्ठ राजा भी निकाला जाता है। तो मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते। ये चीज उनकी कहानी को और दिलचस्प बनाती है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से कोई इतना महान बन गया। सही। और नाम भी तो देखिए कितने अलग अलग मिलते हैं। यूनानी लेखों में सैंड्रोकॉट्स या एंड्रोकॉटस। हाँ, और मुद्रा राक्षस में चंदसिरी या फिर पियदसन। पियदसन यानी सुंदर दिखने वाला। बिल्कुल। ये पियदजन उनके पोते अशोक की उपाधि प्रियदर्शी, जो कि सबका भला देखने वाला होता है, उससे मिलता जुलता लगता है, पर मतलब अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्रोत एक ही व्यक्ति को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। फिर आती है वो कहानी चाणक्य से मुलाकात वाली। कहते हैं चाणक्य ने इस नौजवान में कुछ खास देखा और तक्षशिला ले गए। हाँ, और वहां कहते हैं 8 साल तक उन्हें युद्ध कला से लेकर हर तरह का ज्ञान दिया गया। प्लूटार्क तो ये भी लिखते हैं कि सिकंदर की मुलाकात युवा चंद्रगुप्त से हुई थी और चंद्रगुप्त ने उसे नंद राजा धनानंद के खिलाफ उकसाया था। हाँ, धनानंद उस समय अपनी नीतियों के कारण काफी बदनाम था। यहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिशन शुरू हुआ, नंद वंश का खात्मा। जिसे नंदोन्मूलन भी कहते हैं। सही। तो ये खात्मा हुआ कैसे? नंदों को हराना वो आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं चाणक्य ने राजा पर्वतक से संधि की और एक बड़ी सेना तैयार की। उसमें कौन कौन थे? उसमें शक, यवन, किरात, कंबोज जैसे लड़ाके भी थे। मतलब मिली-जुली सेना। अच्छा, विकिपीडिया में प्लूटार्क का जिक्र है जो कहते हैं चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की फौज से पूरे भारत को रौंद डाला। हाँ, ये संख्या शायद थोड़ी बड़ा चढ़ाकर हो, लेकिन ये सेना के विशाल आकार का अंदाजा तो देती ही है। तो पहले पंजाब सिंध जीता, फिर मगध पर कब्जा किया। हाँ, देखिए, सिकंदर की मौत के बाद उत्तर पश्चिम में जो एक तरह का खालीपन आया ना, उसका फायदा उठाया, यूनानी गवर्नरों को हराया। और 317 ईसा पूर्व तक कहते हैं यूनानी असर काफी कम हो चुका था। बिल्कुल। फिर मगध की बारी आई और धनानंद मारा गया। और उसके बाद वो सेल्यूकस निकेटर से टक्कर, सिकंदर का सेनापति। हाँ, जो उसके पूर्वी साम्राज्य का वारिस बना बैठा था। लगभग 305 ईसा पूर्व में ये हुआ। और उसमें सेल्यूकस हारा। हाँ, हारा और संधि करनी पड़ी। इस संधि से चंद्रगुप्त को पश्चिम में बहुत बड़ा इलाका मिला। एरिया यानी हेरात, एराकोसिया यानी कंधार, परोपनिस्दाई यानी काबुल जैसे अहम रणनीतिक क्षेत्र। मतलब आज का लगभग अफगानिस्तान तक। हाँ, कह सकते हैं। ये मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा बन गए। और बदले में 500 हाथी दिए जो उस जमाने के टैंक जैसे रहे होंगे। बिल्कुल। और एक और बात, सिल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त से की। अच्छा, ये राजनीतिक विवाह था। हाँ बिल्कुल। इसका जिक्र कई ग्रीक और भारतीय स्रोत करते हैं। और सिल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा। हाँ, मेगस्थनीज की किताब इंडिका भले ही पूरी ना मिली हो, पर मौर्य काल की जानकारी का खजाना है वो। सही कहा, खासकर राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में। तो साम्राज्य सिर्फ उत्तर पश्चिम में ही नहीं फैला, दक्षिण में भी। हाँ, दक्षिण तक भी असर पहुंचा। पुराने तमिल लेखक हैं मामूलनार, वो वम मौर्यर मतलब नए मौर्यों के हमलों का जिक्र करते हैं। और पश्चिम में गुजरात। वो तो पक्का मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था ना। हाँ, वो तो पक्का। जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य। उन्होंने वहां मशहूर सुदर्शन झील बनवाई थी। हाँ, वो रेडिट वाली चर्चा में भी नक्शों को लेकर यही बात हो रही थी कि गुजरात और बंगाल तो निश्चित तौर पे शामिल थे। सही, पर कुछ नक्शे शायद सीमाएं ज्यादा खींच देते हैं, पश्चिम में ईरान तक या उत्तर में हिमालय के बहुत अंदर तक। हाँ, ये रेडिट चर्चा से यही निचोड़ निकलता है।
ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं अशोक के शिलालेखों की लोकेशन और स्ट्रैबो जैसे लेखकों के विवरण। तो उनके हिसाब से सीमा कहाँ तक थी? पश्चिम में हिंदुकुश पहाड़ तक और दक्षिण में कर्नाटक तक असर था। वो जो सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य थे, उनसे रिश्ते शायद बिंदुसार के समय बने होंगे। चलिए अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिनके बिना ये सब शायद मुमकिन ही ना होता, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। हाँ, वो सिर्फ गुरु नहीं थे, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। नंद राजा से अपमानित होने के बाद बदला लेने की ठानी और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। लेकिन उनका असली कमाल तो अर्थशास्त्र है। बिल्कुल। टेक्स्ट बुक के नोट्स भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो राजनीति, प्रशासन, कानून, समाज, कूटनीति, सब कुछ, मतलब स्टेट क्राफ्ट का पूरा मैनुअल। और इतनी ताकत होते हुए भी कहते हैं बड़े सादा ढंग से रहते थे, एक छोटी सी कुटिया में। हाँ, ये बात उन्हें और महान बनाती है। पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री होकर भी इतनी सादगी, सत्ता के केंद्र में रहकर भी उससे जैसे अनासक्त। राज्य कैसे बना, इस पर उनके क्या विचार थे? मतलब क्या राजा भगवान का भेजा हुआ दूत था? नहीं, वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से ज्यादा सामाजिक समझौते, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के करीब लगते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि जब मत्स्य ने आयाई हालत थी, मतलब बड़ी मछली छोटी को खाए, तो लोगों ने मनु को राजा चुना और बदले में राजा ने सुरक्षा और व्यवस्था का वादा किया। तो वो राजतंत्र को जरूरी मानते थे, पर राजा को निरंकुश नहीं। बिल्कुल सही। राजा पर भी धर्म और नीति का अंकुश था। और उनका वो मशहूर सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य को एक शरीर की तरह देखता है, जिसके 7 हिस्से या अंग हैं। स्वामी यानी राजा, जो सिर है। अमात्य यानी मंत्री, जो आंखें हैं। जनपद यानी जमीन और लोग, जो पैर हैं। दुर्ग यानी किला। हाँ, वो बाहें हैं। कोश यानी खजाना, वो मुंह है। दंड यानी सेना, वो दिमाग है। और मित्र यानी सहयोगी, वो कान है। वाह, मतलब सब मिलकर राज्य को चलाते हैं। ये दिखाता है कि वो राज्य को कितने व्यवस्थित तरीके से देखते थे। बिल्कुल। और उनकी विदेश नीति भी देखिए, मंडल सिद्धांत, 6 नीतियां, 4 उपाय। हाँ, मंडल सिद्धांत तो बहुत जटिल लगता है, पड़ोसियों के साथ रिश्तों का नक्शा। हाँ, कि पड़ोसी स्वाभाविक दुश्मन होता है और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त। फिर हालात के हिसाब से 6 नीतियां। संधि, विग्रह यानी युद्ध, यान यानी चढ़ाई, आसन यानी तटस्थ रहना, संशय यानी शरण लेना, और द्वैधी भाव यानी दोहरा खेल खेलना। बिल्कुल। और किसी भी समस्या से निपटने के वो 4 तरीके: साम, दाम, दंड, भेद। समझाना, लालच देना, सजा देना या फूट डालना। सही। साथ ही एक मजबूत जासूसी नेटवर्क पर उनका बहुत जोर था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। आज भी उनकी बातें सटीक लगती हैं। वो कहते थे ना, दुश्मन, कर्ज और बीमारी को जड़ से खत्म करो। हाँ, बिल्कुल। उनकी तुलना मैकियावेली से भी होती है, खासकर कूटनीतिक चालों की वजह से। हाँ, क्योंकि दोनों ने राजनीति को बहुत यथार्थवादी नजरिए से देखा। लेकिन एक फर्क है। क्या? कौटिल्य धर्म और नैतिकता को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वो मानते थे कि कूटनीतिक चालें और सख्ती सिर्फ दुष्ट दुश्मनों के खिलाफ होनी चाहिए, सबके खिलाफ नहीं। अच्छा, मतलब धर्म समाज को जोड़े रखने के लिए जरूरी था उनके हिसाब से। हाँ। अब आते हैं मौर्य प्रशासन पर। इतना बड़ा साम्राज्य, ये सब चलता कैसे था? टेक्स्ट बुक के नोट्स इसमें काफी जानकारी देते हैं। हाँ, ये कमाल का केंद्रीकृत सिस्टम था। राजा सबसे ऊपर, लेकिन उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उसमें कौन कौन होते थे? पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज जैसे लोग। और फिर अमात्य यानी ऊंचे दर्जे के अफसर, सिविल सर्वेंट कह सकते हैं। कौटिल्य ने 18 तीर्थों का जिक्र किया है, ये क्या थे? ये शायद बड़े विभागों के मुखिया थे। और अशोक ने बाद में धम्म महामात्र यानी धर्म प्रचारक और राजुक जैसे नए पद भी बनाए। राजुक का क्या काम था? वो न्याय और जमीन से जुड़े अफसर थे। इतने बड़े साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। मुख्य प्रांत थे उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी। प्राची, राजधानी पाटलिपुत्र। और बाद में कलिंग जुड़ा तो उसकी राजधानी तोसली। और इन पर शासन कौन करता था? आमतौर पर शाही खानदान के लोग, कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। वो गवर्नर होते थे। उनकी मदद के लिए महामात्र होते थे। और प्रशासन नीचे तक कैसे जाता था? प्रांत जिलों में बटे थे, जिन्हें आहार या विषय कहते थे, और जिले फिर गांवों में। अधिकारी कौन थे इन स्तरों पर? स्थानिक जिला प्रमुख जैसा होता था। गोप शायद 10 गांव का प्रभारी और ग्रामिक गांव का मुखिया।
मतलब प्रशासन की कड़ी नीचे तक जाती थी। शहरों का इंतजाम कैसा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में काफी लिखा है ना? हाँ, मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 लोगों की एक काउंसिल चलाती थी, जो 6 कमेटियों में बंटी थी। 6 कमेटियां? क्या काम थे उनके? हर कमेटी का अपना काम था। कोई उद्योग देखती थी, कोई विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड, व्यापार पर नजर, बनी हुई चीजों की जांच, टैक्स वसूलना। अरे वाह, ये तो आज के नगर निगम जैसा लगता है। हाँ, काफी व्यवस्थित था। कौटिल्य भी नागरिक यानी शहर प्रमुख और पुलिस व्यवस्था रक्षित का जिक्र करते हैं। और सेना, वो तो बहुत बड़ी थी, हमने पहले भी बात की थी। जबरदस्त। प्लीनी और प्लूटार्क लाखों पैदल सैनिकों, हजारों घुड़सवारों और हाथियों और सैकड़ों रथों की बात करते हैं। प्लीनी ने क्या संख्या बताई थी? प्लीनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। बाप रे, इसका प्रबंधन कैसे होता था? वो भी वैसा ही था जैसा नगर प्रशासन का। 30 अफसरों का बोर्ड 6 कमेटियों में बटा हुआ। अच्छा, सेना के लिए भी कमेटियां? हाँ, नौसेना, सप्लाई, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना देखती थी अलग अलग कमेटियां। सेनापति सबसे बड़ा अफसर होता था और सीमा की रक्षा करने वाला अंतपाल कहलाता था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब चलता कैसे था? इतना खर्च, पैसा कहाँ से आता था? देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती ही थी। राज्य खेती को बढ़ावा देता था, सिंचाई का इंतजाम करता था। वो सुदर्शन झील इसका बेहतरीन उदाहरण है। और किसानों से टैक्स? हाँ, किसानों से उपज का छठा हिस्सा 16 टैक्स लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। और क्या तरीके थे कमाई के? सिर्फ खेती से तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं चल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन के टैक्स के अलावा खानों और हथियार बनाने पर राज्य का कंट्रोल था। व्यापार पर टैक्स लगता था, चुंगी, बिक्री घर वगैरह। अच्छा। हाँ, और थोड़ा जंगलों, जुए, वेश्याओं पर भी टैक्स था। यानी कमाई के बहुत सारे जरिए थे। हाँ, विकिपीडिया बताता है कि टैक्स वसूलने और हिसाब किताब रखने वाले मुख्य अधिकारी समाहर्ता और खजाने का संरक्षक सन्निधाता कहलाता था। और उनकी मुद्रा, पैसे क्या चलते थे? मुद्रा पण थी, चांदी के सिक्के होते थे शायद। कभी अकाल वगैरह पड़ता होगा, उससे निपटने के लिए भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल। यूपी के सोहगौरा और बांग्लादेश के महास्थान से जो अभिलेख मिले हैं, उनमें अकाल के समय सरकारी गोदामों से अनाज बांटने का जिक्र है। अच्छा। और अर्थशास्त्र में भी अकाल राहत के कई उपाय बताए गए हैं। ये दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ टैक्स लेना ही नहीं, मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करना भी जानता था। और न्याय व्यवस्था कैसी थी? सुना है सजा बहुत सख्त थी। हाँ, न्याय व्यवस्था विकसित थी, लेकिन सजा काफी कठोर थी, ये बात सही है। दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थीय अदालतें थीं और फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों के लिए कंटक शोधन अदालतें। सजा कैसी होती थी? अंगभंग और मौत की सजा भी दी जाती थी। लेकिन अशोक के शिलालेखों में सजा माफी का भी जिक्र मिलता है। अच्छा, अब थोड़ी बात कला और संस्कृति की करें। मौर्य काल की कला के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता क्या? पुरातात्विक सबूत थोड़े कम हैं उस दौर के, लेकिन जो हैं वो लाजवाब हैं। जैसे? तक्षी की मूर्ति भी शानदार है। और वो मोर वाली बात, क्या वो मौर्यों का राज चिन्ह था? हाँ, ऐसा कहते हैं। उनके नाम मौर्य से भी जुड़ा है। सांची जैसे स्तूपों पर मोर की नक्काशी मिलती भी है। हमने चंद्रगुप्त की जीत की बात की, उनके आखिरी दिनों के बारे में क्या पता है? क्या वो राजा ही रहे अंत तक? नहीं, जैन परंपरा ये मानती है कि उन्होंने आखिरी दिनों में राजपाट छोड़ दिया और जैन धर्म अपना लिया था? हाँ। सच में? हाँ, वो आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं उपवास यानी सल्लेखना करके शरीर छोड़ा। अच्छा, वहाँ की पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? क्या वजहें थीं? देखिए, कोई एक कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण तो शायद यही था कि अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने योग्य और मजबूत नहीं थे। मतलब कमजोर उत्तराधिकारी। हाँ, वो संभाल नहीं पाए। फिर प्रशासन का बहुत ज्यादा केंद्रीकृत होना भी शायद एक वजह बना। वो कैसे? केंद्रीकृत होना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, पर जब केंद्र कमजोर हो जाए तो दूर के प्रांतों पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। वहां के गवर्नर मनमानी करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं। अच्छा, और क्या वजह रही होंगी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के धम्म प्रचार और बड़े पैमाने पर जो स्तूप और विहार बनवाए गए, उससे खजाना खाली हो गया। आर्थिक संकट मतलब? हाँ, कुछ हद तक। सेना पर भारी खर्च भी हमेशा एक बोझ रहा होगा। कुछ ये भी कहते हैं कि अशोक की अहिंसा नीति ने सेना को शायद कुछ कमजोर किया हो, या ब्राह्मण वर्ग उनकी नीतियों से नाराज हुआ हो। और एक और बात, शायद पूरे साम्राज्य में
एक राष्ट्र वाली भावना की कमी भी रही होगी। मतलब अलग अलग इलाके थे, अलग अलग लोग थे, उन्हें एक साथ बांधे रखना मुश्किल था। और अंत कैसे हुआ? दुखद था। हाँ, काफी दुखद। लगभग 185 ईस्वी पूर्व में आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ। उनको उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान सबके सामने मार डाला। अरे, और फिर शुंग वंश की नींव रखी। हाँ, वहीं से शुंग वंश शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य की कहानी आज भी हमें खींचती है, चाहे वो मुद्रा राक्षस नाटक हो या टीवी सीरियल। हाँ, और 2001 में डाक टिकट भी जारी हुआ था चंद्रगुप्त पर। तो हमने देखा कैसे चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाया। हमने उनके प्रशासन की बारीकियां, चाणक्य की गहरी सोच और नीतियां और इस महान युग के अंत की वजहों को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। विकिपीडिया, टेक्स्ट बुक नोट्स, रेडिट चर्चा, इन सब स्रोतों से मिली जानकारी के जरिए। मौर्यों की विरासत तो जबरदस्त है। हाँ, भारत को पहली बार राजनीतिक एकता मिली, एक कारगर प्रशासन का ढांचा मिला, अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ मिला जो आज भी पढ़ा जाता है, और अशोक के धम्म ने दुनिया को शांति और सहिष्णुता का एक अनूठा संदेश दिया। बिल्कुल। आज की बातचीत के बाद ये सवाल जरूर मन में आता है, क्या इतना बड़ा होना और इतना ज्यादा केंद्रीकृत होना ही कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बन गया? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा सवाल ये कि क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए राज्य संचालन के सिद्धांत आज की दुनिया में भी कोई प्रासंगिकता रखते हैं? हाँ, क्या वो आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को मौर्य इतिहास के इस सफर में मजा आया होगा।